यस मैम। ओके। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं जो है चैप्टर है हमारा। मैं हिस्ट्री का करा देती हूँ क्योंकि हिस्ट्री थोड़ा सा आप लोग को डिफिकल्ट पड़ता है। तो हमारे 3 चैप्टर्स आ रहे हैं एग्जामिनेशन में। पहला है फ्रेंच रेवोल्यूशन, दूसरा आपका रशियन रेवोल्यूशन सेकंड चैप्टर, एंड थर्ड आ रहा है हमारा नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। तो हम जो है हिटलर के बारे में पढ़ेंगे कि किस जो है जर्मनी में आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्या कंडीशंस थे, एंड देन उसके बाद हिटलर जो है वो किस तरह से जर्मनी में उसने अपना कंट्रोल किया गवर्नमेंट के ऊपर, और उसने किस तरह से जो है पूरा जो है एक जर्मनी को एक स्ट्रॉन्ग नेशन बनाया, एंड देन हाउ जर्मनी पार्टिसिपेटेड इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, एंड देन डिफीट ऑफ जर्मनी कैसे हुआ, उसके बाद क्या हुआ जर्मनी में। देन जो नाजिज्म का क्या मतलब होता है, हिटलर की क्या पॉलिसीज थी, तो इसके बारे में हमें पढ़ना है। तो इसमें मैं अब क्योंकि देखो ऑलरेडी हम ये पढ़ चुके हैं, तो मैं जस्ट आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी एंड रिवीजन बताऊंगी। मैं आप में को इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में कुछ पढ़ाने वाली नहीं हूँ। अब जैसे इसमें आपका है एलाइज, ठीक है, ये आपका जो एलाइज है ये आपको एग्जाम में आ सकता है। ये अगर आप देखेंगे ये जो है आपका एलाइज, एलाइज का मतलब होता है कि मित्र राष्ट्र, ठीक है ना। वर्ल्ड वॉर में देखो दो ग्रुप लड़े थे, एक था एलाइज, एक था आपका एक्सेस पावर। एलाइड में जो थे वो थे आपके फ्रांस, देन आपका ब्रिटेन, रशिया एंड अमेरिका ने बाद में ज्वाइन किया था। तो ये आपके मित्र राष्ट्र थे, एलाइड मतलब मित्र राष्ट्र। और दूसरी तरफ था इनका एक्सेस पावर, धुरी जो आपके देश कहते हैं, जिसमें आपका जर्मनी, इटली एंड जापान थे। तो इन दोनों में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लड़ाई हुई थी, और इसमें जर्मनी जो था धुरी पावर्स थी, एक्सेस पावर, वो बुरी तरह से हार गई थी। तो जापान, इटली एंड जर्मनी इसमें बुरी तरह से हार गए थे, और क्योंकि जर्मनी यूरोप में ही था, और इसके खिलाफ जो लड़े थे वो थे आपके ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, अमेरिका, ये भी यूरोप में ही थे। तो सबसे बड़ा जो मतलब जिसको फेस करनी पड़ी प्रॉब्लम, वो जर्मनी ही था, क्योंकि जर्मनी को ही वॉर का जो है उसको गिल्ट मतलब वो किया गया कि गिल्टी ऑफ वॉर जो था वो जर्मनी को ही ठहराया गया कि जर्मनी की वजह से ही जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ है। तो उसके ऊपर मतलब काफी जो है रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई, और काफी प्रॉब्लम जर्मनी को फेस करनी पड़ी। तो इसमें जो है आपका क्वेश्चन आ सकता है एट द एंड ऑफ द वॉर एन इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल, मिलिट्री ट्रिब्यूनल एट नूरेमबर्ग वाज सेटअप। ये क्वेश्चन एक नंबर में आ सकता है कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ है तो उसके बाद कौन क्या मतलब किस चीज का गठन हुआ था। जो वॉर नाजी वॉर क्रिमिनल्स थे, ठीक है, हम लोग को दिया हुआ है नाजी वॉर क्रिमिनल्स। तो जर्मनी के जो सैनिक थे उनको नाजी वॉर क्रिमिनल्स कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने टाइम में बहुत बुरी मतलब बुरी तरह से ज्यूज को और जो अदर रिलीजन के लोग थे, और जो बहुत अनडिजायरेबल लोग थे उनको बुरी तरह से मारा था। तो इनको जब जर्मनी हार गया सेकंड वर्ल्ड वॉर में, तो उनके जो सैनिक थे जर्मन सेना के, उनको कहा गया था नाजी वॉर क्रिमिनल्स। तो उनको पनिशमेंट देने के लिए क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के लिए उनको एक इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल का गठन किया गया, जिसमें उन लोगों को उनका केस चला था, और उसमें फिर उनको सजा दी गई थी। ठीक है, तो इसका नाम क्या है, इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका एलाइज, एलाइज पावर जो मैंने अभी आपको बताया। एलाइज पावर में कौन कौन था, यूके, फ्रांस। सी मैप में आ सकता है कि आप कोई भी 3 4 2 एलाइज पावर के नाम जो है मैप पे बनाइए। उसमें यूके है, फ्रांस है, बाद में यूएसएसआर, लेकिन यूएसए ने ज्वाइन किया, बट मेन के यूके एंड फ्रांस है। देन एक्सेस पावर में कौन कौन था, जर्मनी, इटली एंड जापान। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि जो है जो हिटलर है, नहीं जो आपका वेमार रिपब्लिक था, जो गवर्नमेंट थी, वो फेल क्यों गई, मतलब उसे लोगों ने मतलब उसने क्या क्या प्रॉब्लम फेस की। जैसे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुआ है, तो जर्मनी से किंग का रूल खत्म हो गया। उसके बाद नई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनी, उस गवर्नमेंट का नाम था वेमार रिपब्लिक, ये नाम था वेमार रिपब्लिक। लेकिन वेमार रिपब्लिक भी बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाई, और वो भी गिर गई। अब इसका बड़ा रीजन क्या था, इसके कारण आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इसके बारे में आपको पढ़ना है। इसका सिंपल सा रीजन ये था कि जो जर्मनी की पब्लिक थी, उन्होंने वेमार रिपब्लिक जो सरकार थी उसको पसंद नहीं किया, क्योंकि उन्हें ये लगा था कि जो भी आज जर्मनी की हालत है, मतलब जो आपके ये था ब्रिटेन था, रशिया था, फ्रांस था, इन लोगों ने जर्मनी के ऊपर काफी ज्यादा पाबंदियां लगा दी थी। उससे उसकी कोयले की खदानें छीन ली थी, आयरन ओर छीन लिया था। उसके ऊपर जो है उसके सैनिकों को मतलब कि वो कम कर दिया था, सेना को कम कर दिया था। देन काफी ज्यादा मतलब इंसल्ट झेलना पड़ा था जर्मनी को। और इसका कारण जो था जर्मनी की पब्लिक ने किसको ठहराया, ये वेमार रिपब्लिक को, क्योंकि उनका कहना था कि इन्होंने क्यों माना इन देशों की बात, जो है वेमार रिपब्लिक ने एक्सेप्ट की, इनको मानना नहीं चाहिए था।
ठीक है। तो मतलब वेमार रिपब्लिक को लोग पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें लगा कि जो भी हम मतलब आज इंसल्ट और एम्बेरसमेंट झेल रहे हैं, वो वेमार रिपब्लिक की वजह से। वेमार रिपब्लिक एक बहुत ही कमजोर सरकार है, और इन्होंने विदेशी ताकतों की बातों को माना, उनके अंडर में काम किया। तो ये इसलिए जो था वेमार रिपब्लिक को लोग पसंद नहीं करते थे। और फिर उसके बाद जो है धीरे धीरे जो है इसमें काफी प्रॉब्लम जो है वो स्टार्ट हो गई। इंटरनल प्रॉब्लम्स भी हुई वेमार रिपब्लिक में। मतलब वेमार रिपब्लिक जो है ना, कोई स्टेबल गवर्नमेंट नहीं थी। उन्होंने मतलब कुछ ही टाइम में कई बार उनके जो नेता थे वो बदले जाते थे, कोई स्थिर सरकार वो नहीं दे पाए जर्मन पब्लिक को, इसलिए जर्मन पब्लिक को उन पर भरोसा नहीं था। तो इसलिए उनकी जो सरकार थी गिर गई। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आ सकता है आपका कि ये नवंबर क्रिमिनल्स किसे कहते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है नवंबर क्रिमिनल्स। ठीक है। जो नवंबर क्रिमिनल्स थे, उन्हें कहा जाता था जिन्होंने वेमार रिपब्लिक का साथ दिया। ठीक है। अब इसमें मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम लोग वेमार रिपब्लिक को पसंद नहीं करते थे, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग थे जो वेमार रिपब्लिक को पसंद भी करते थे, उनको सपोर्ट करते थे। जिसमें से आपके ये सोशलिस्ट, कैथोलिक्स एंड डेमोक्रेट्स, ये जो लोग थे ये वेमार रिपब्लिक को फेवर करते थे, उन्हें सपोर्ट करते थे। तो इसीलिए जब जैसे ही वेमार रिपब्लिक सरकार गिर गई, उसके बाद से क्या हुआ कि जो लोग वेमार रिपब्लिक के खिलाफ थे, अपोजिशन में थे, उन्होंने क्या किया, इन लोगों को मतलब पनिश करना शुरू कर दिया। इन लोगों को मतलब इन पे अटैक किया, इनको टारगेट किया, और इनको कहा नवंबर क्रिमिनल्स। नवंबर क्रिमिनल्स इनको कहा गया कि क्योंकि इन्होंने वेमार रिपब्लिक का सपोर्ट किया था। तो ये हो गया। उसके बाद आपसे ये पूछा जा सकता है कि जर्मनी ने क्या क्या प्रॉब्लम फेस की आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, है ना, जर्मनी को क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी। तो इसमें भी आप लिख सकते हो कि जो है आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद है जो है जर्मनी को काफी ज्यादा ह्यूमिलिएशन फेस करना पड़ता, काफी उसकी इंसल्ट हुई थी, गरीबी में डूब गया था। ये जो आपका जर्मनी है गरीबी में डूब गया था। मतलब यहाँ पे अमीर लोगों की भी हालत बहुत बहुत बुरी हो गई थी। उनको मतलब खाने के लिए पैसे तक नहीं थे। डिप्लीट, रेड्यूस, एम्प्टी आउट लिखा ना, डिप्लीट। डिप्लीट मतलब उसके सारे रिसोर्सेज खत्म हो गए थे। और क्योंकि जो मित्र राष्ट्र थे, एलाइड फोर्सेस थे, उन्होंने जर्मनी को कहा था कि तुम्हें जितने भी वॉर का खर्चा हुआ है, डैमेज हुआ है, क्योंकि लड़ाई होती तो डैमेज तो होता ही है, जितना भी डैमेज हुआ उसका पैसा आपको ही पे करना पड़ेगा, जर्मनी ही पे करेगा, वो भी गोल्ड में पे करेगा। ठीक है, स्वर्ण मुद्राओं में पे करेगा। तो ये चीज जो थी जर्मनी के लिए बहुत ज्यादा मतलब उसके ऊपर इकोनॉमी के ऊपर भारी पड़ रही थी। और उसका रिजल्ट क्या था, लार्ज स्केल अनएम्प्लॉयमेंट, लोग बहुत ज्यादा बेरोजगार हो गए थे, अनएम्प्लॉयड हो रहे थे, लोग भूखे मर रहे थे। तो ये सारी प्रॉब्लम लोग फेस कर रहे थे। तो ये सारी चीज आ सकती हैं। देन एक क्वेश्चन आ सकता है कि वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्या था। जैसे आपने सुना होगा कि मुंबई स्ट्रीट एक्सचेंज है। तो इस तरह से आपका जो शेयर मार्केट होता है, दुनिया का सबसे बड़ा जो शेयर मार्केट है उसको हम कहते हैं वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज, जो कि न्यूयॉर्क में है, अमेरिका में। उसके बाद इस चैप्टर में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है कि हिटलर का उदय क्यों हुआ। मतलब जो हिटलर था वो पावर में कैसे आया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ हिटलर्स राइज टू पावर। तो इसका मैंने आपको बताया था कि इसके बहुत सारे रीजंस हैं। आपको ये पूरा पैराग्राफ आप थोड़ा सा इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा कि पहली बात, हिटलर का उदय इसलिए हुआ था क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो था उसमें जर्मनी हार गया था। और जर्मनी के हारने के बाद उसकी काफी ह्यूमिलिएशन हुई थी। इस बात का फायदा हिटलर ने उठाया, और उसने लोगों के दिमाग में ये भर दिया था कि जो भी इंसल्ट जर्मनी की हुई है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, उसका जो रिवेंज है, उसका बदला जो है मैं लूंगा, और आप लोगों को वो पूरा रिस्पेक्ट पूरे वर्ल्ड में दिलाऊंगा जो जर्मनी की पहले से थी। तो इससे लोगों को एक उम्मीद जगी, लोगों के अंदर एक पॉजिटिव माइंड सेटअप हुआ कि जो हिटलर है वो हमें हमारी खोई हुई जो इज्जत है वो वापस दिला सकता है। देन सेकंड, पर्सनालिटी ऑफ देन फेलियर ऑफ वेमार रिपब्लिक। जो है वेमार रिपब्लिक जो गवर्नमेंट बनी थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, वो लोगों को स्थिर सरकार देने में फेल हो गई थी। लोगों को उस पर भरोसा नहीं था, तो उन्हें लगा कि अब जो है हमारे हमें अगर कोई बचा सकता है। और जैसे ही हिटलर सीन में आया, हिटलर ने जब काम करना शुरू किया जर्मनी में, अपने आप को स्टेब्लिश किया, तो लोगों को ये लगा कि वेमार रिपब्लिक तो बेकार है, और हिटलर जो है हमें हमारा जो सपने हैं उसको पूरा कर सकता है। क्योंकि हिटलर ने बहुत सारे प्रोमिस किए थे। उसने कहा था कि अगर मैं पावर में आया तो मैं जो हूँ सबको एम्प्लॉयमेंट दूंगा, जो गरीबी में हमारा देश फंसा हुआ उससे उसको निकालूंगा, यूथ को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, और ऊपर से हम अपने जो दुश्मन देश है उनसे बदला भी लेंगे। तो ये सारी चीजें थी। थर्ड रीजन क्या था, जो हिटलर था उसकी खुद की पर्सनैलिटी। हिटलर की जो पर्सनैलिटी, हिटलर देखो आज तक बहुत फेमस है, उसने वो बहुत ही क्रूएल व्यक्ति था, लेकिन उसका जो है पर्सनैलिटी ऐसी थी कि सब लोग उससे इन्फ्लुएंस जाते थे। ठीक है। मतलब कि जो उसने अपने कुछ ऐसे पर्टिकुलर चीजें डेवलप की थी, लाइक जो उनकी क्लैपिंग थी,
हिटलर की जो आर्मी थी वो एक अलग तरीके से क्लैप करती थी, अलग तरीके का उनका ड्रेसअप था, कॉस्ट्यूम, ठीक है, अलग तरीके उनके बहुत सारे वो साइंस थे, जैसे आपने सुना होगा स्वास्तिक का निशान होता है, तो ये सब डिफरेंट टाइप्स का था हिटलर की जो सेना है। तो इससे क्या था, लोग जो है बहुत ज्यादा मतलब हिटलर को बिल्कुल सेपरेट तरीके से मतलब उसको देखने लग गए थे, पहचान गए थे कि हिटलर जो है कुछ अलग टाइप का आदमी है। वो जिस तरह से स्पीच दे रहा था, पब्लिक उससे बिल्कुल बिल्कुल वो हो जाती थी, मतलब उससे इंप्रेस हो जाती थी। और उसने इतनी सारी जो है प्रोमिस की थी और फिर उसने पूरा करने की कोशिश भी की। तो इस वजह से जो है जो हिटलर था वो पावर में आया। उसने जो है पूरी जो जर्मनी में अपनी सरकार बना ली। तो इस ये जो है चीज लोग मतलब बहुत ज्यादा प्रोपागेंडा प्रोपागेंडा मतलब कि हिटलर की जो पार्टी थी उसने ऐसा प्रोपागेंडा फैला रखा था कि हिटलर जो है वो मसीहा है। ठीक है ना, ये जो कोई साइन स्वास्तिक का साइन, तो हिटलर जो है एक मसीहा है और वो जर्मनी की जो पब्लिक है उसकी सारी प्रॉब्लम से वही उनको छुटकारा दिला सकता है। उसके बाद आप देखिए तो यहाँ पे एक चीज दी है वो कंसंट्रेशन कैंप। कंसंट्रेशन कैंप जो होते हैं एक ऐसे आइसोलेटेड एरियाज होते हैं, थे मतलब हिटलर के टाइम में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में जितने भी मतलब लोगों को हिटलर को मारना होता था वो क्या करता था, ट्रेन में भरकर उन्हें कंसंट्रेशन कैंप भेज देता था। कंसंट्रेशन कैंप से बैरक्स हुआ करते थे, कमरे हुआ करते थे, जिसमें बहुत सारे लोगों को एक साथ भर के उसमें जो है ये पॉइजन छोड़ देते थे, या फिर जो आपके जो गैसेस होती हैं, हार्मफुल गैसेस, उसको छोड़ देते थे ताकि उसी में लोग मर जाएं। तो उस एरिया को हम कंसंट्रेशन कैंप कहते हैं, जहाँ पे जो हिटलर है अपने प्रिजनर्स को रखता था। प्रिजनर्स मतलब जो कैदी होते थे उनको वहां पे बंद करके रखता था इन लार्ज स्केल आइसोलेटेड एरियाज। आइसोलेटेड मतलब जो बहुत ही आइसोलेट कहीं अलग थलग एरियाज होते हैं वहां पर। उसके बाद हिटलर ने अपनी खुद की जो है आर्मी डेवलप की थी, पुलिस डेवलप की थी, जिनको हम जासूस कहते हैं, जैसे गेस्टापो हो गया, एसएस हो गया, क्रिमिनल पुलिस सिक्योरिटी सर्विसेज हो गए, एसडी हो गए। तो इन सारे ही जो है पुलिस वालों को इसने और सीक्रेट सर्विसेज को हिटलर ने डेवलप किया था, ताकि उसे पता चल सके कि जर्मनी में कोई भी उसके खिलाफ किसी भी तरह का जो है कॉन्स्पिरेसी तो नहीं कर रहा है, कहीं उसको मारने की या कहीं उसके खिलाफ कुछ गलत करने की कॉन्स्पिरेसी तो नहीं की जा रही है। ये हिटलर मतलब ये जो है हिटलर, इसलिए उसने बहुत सारी आर्मी को बनाया था, जो सीक्रेट सर्विसेज थी मतलब जासूसी करने के लिए। तो ये जो है आपके, और हिटलर जो है आ, उसकी थिंकिंग क्या थी, हिटलर की थिंकिंग के बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। देखो हिटलर जो था वो ये सोचता था कि जितने भी आर्यंस होते हैं वो प्योर ब्लड के होते हैं, और जितने भी नॉन आर्यंस हैं स्पेशली जो ज्यूज होते थे वो उनको इम्प्योर मानता था। उसे लगता था कि ये जो लोग होते हैं बेकार होते हैं, इन्हें दुनिया में रहने का अधिकार नहीं है, चाहे वो हैंडीकैप लोग हों, हैंडीकैप हों, चाहे आपके कुछ मेंटली रिटार्डेड लोग हों, तो ये बूढ़े ओल्ड एज पीपल थे, बूढ़े लोग हैं, या जिप्सीज जो होते हैं बंजारे टाइप के जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं, इन लोगों को हिटलर बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। और इन लोगों ज्यूज को, अनडिजायरेबल लोगों को उसने बुरी तरह से मारा था। अनडिजायरेबल अगर आपसे क्वेश्चन पूछे जाए तो आपको पता होना चाहिए अनडिजायरेबल कौन होता है। वो लोग जो कि मेंटली रिटार्डेड थे, जिप्सीज, ओल्ड एज पीपल, जो मतलब कोई भी काम नहीं करते थे, उनको वो अनडिजायरेबल कहता था, और कहता था कि इनको पृथ्वी पर रहने का कोई भी अधिकार नहीं है। तो इन लोगों के खिलाफ इसने बहुत बुरी तरह से जो है लोगों को मारा था। अब देखो नाजी आइडियोलॉजी क्या थी, नाजी जो पार्टी थी उसका मानना क्या था। उनका मानना था कि जो लोग हैं वो एक बराबर नहीं होते हैं, लेकिन इसमें रेशियल हायरार्की है। जो जो आर्यंस लोग हैं वो ज्यादा मतलब एडवांस होते हैं, वो प्योर ब्लड होते हैं, और जो नॉन आर्यंस हैं वो इम्प्योर ब्लड होते हैं। वही चीज जो मैंने आपको बताई। और उसका मानना था कि सोसाइटी में जो भी हिटलर मारकाट करता था वो उसको बिल्कुल जायज ठहराता था, कि उसको हिसाब से ये बिल्कुल सही है। हिटलर का ये मानना था कि जो भी हमारे समाज में स्ट्रांग होगा वो लड़ाई झगड़ा करके खुद सरवाइव कर जाएगा, और जो स्ट्रांग नहीं होगा वो एक दिन खत्म हो जाएगा। ये यही उसका फंडा था। तो देखो जिप्सीज जो थे, इन लोगों को वो अच्छा नहीं मानता था, इन्फीरियर मानता था। ज्यूस को, वो ज्यूस को, जिप्सीज को बहुत इन्फीरियर मानता था वो। एक क्वेश्चन तुम लोग इसमें ये पढ़े ना कि जो हिटलर था उसके टाइम में महिलाओं की क्या कंडीशन थी, द नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड।
इसमें ढूंढ लेना कि मतलब महिलाओं की जो है नाजी जर्मनी में क्या जो है उसकी कंडीशंस थी। ये यहाँ पे दिया हुआ है। मैम जो हिस्ट्री में मैप आएगा, व्हाट काइंड ऑफ मैप आएगा मैम, हिस्ट्री में कैसे आएगा? इटली जो है आपका जर्मनी, फ्रांस और जो रशिया है, इसमें जैसे स्पेशली आपकी जो वर्ल्ड वॉर में जो कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था, मैंने आपको बताया था ना, एक्सेस पावर है, एलाइड पावर्स है, इनमें जिन कंट्रीज ने वर्ल्ड मैप आपका आएगा, वर्ल्ड मैप पे इन कंट्रीज को आपको मार्क करना होगा। इस पे क्वेश्चन आ सकता है। फ्रांस, रशिया, जर्मनी इंपॉर्टेंट देश हैं ही, क्योंकि रशियन रेवोल्यूशन हुआ था, जर्मनी में हिटलर था, और फ्रांस, तो ये देश मार्क करने के लिए आ सकता है आपका, है ना। तो मतलब ये जो मेन कंट्रीज है जिन्होंने वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट किया, या फिर हिटलर ने जिनके ऊपर कब्जा किया था, लाइक पोलैंड हो गया, फ्रांस है, जापान है, इटली है, मतलब जो भी आप इन 3 चैप्टर्स में कंट्रीज का नाम पढ़ रहे हो फ्रिक्वेंटली, तो उनके बारे में पूछा जा सकता है। एलाइज फोर्सेस, क्योंकि आपने वर्ल्ड वॉर आपने आप पढ़ रहे हो, तो एलाइज फोर्सेस, एलाइड एंड एक्सेस पावर, मित्र राष्ट्र और धुरी जो शक्तियां थी, उनके उनमें किन किन देशों ने देश उनसे मिले हुए थे, उनके बारे में आ सकता है। लाइक on the world map mark any two countries which participated in allied forces, जो allied forces में थे, उन दो देशों के नाम लिखो, या जो एक्सेस पावर में थे उनके दो आप मैप पे दिखाइए देशों के नाम। इस तरह से आ सकता है। और इंडिया में तो आपको पता ही है कि जो आपके नेशनल पार्क हैं, या फिर अभी मुझे याद नहीं आ रहा क्या क्या चीजें है, पर देख लेना, जो भी मतलब वही ज्योग्राफी में जो आपने पढ़ा होगा उसी उसी में से आएगा। 5 नंबर का आएगा, 2 नंबर का हिस्ट्री से आएगा, 3 नंबर का ज्योग्राफी से आएगा। तो विमेन्स की क्या कंडीशन है, इसको आप जरा देख लीजिएगा। तो ये हो गया आपका, मैंने एक चैप्टर बता दिया आपको, ये जर्मनी वाला बता दिया। एंड एक मिनट, एक दूसरा चैप्टर है आपका, अच्छा फ्रांस वाला जो इसमें है नहीं, तो मैं आपको जैसे ओरली बता देती हूँ, फ्रेंच रेवोल्यूशन में आपको पढ़ना क्या है। देखो, फ्रेंच रेवोल्यूशन में पहला क्वेश्चन जो आपका आ सकता है कि जो है जार का रूल जो था वो खत्म क्यों हुआ था, मतलब जार किंग का जो रूल था फ्रांस में वो एंड क्यों हुआ, क्या क्या प्रॉब्लम हो रही थी। तो आपको पता ही है कि मतलब जो फ्रांस में जब किंग का रूल था तो बहुत सारी दिक्कतें हो रही थी, मतलब जो है पावर्टी थी, लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं था, और भी मतलब जो भी है, क्योंकि अभी मेरे पास बुक नहीं है तो मैं आपको उस तरह से डिटेल में नहीं बता सकती, मैं आपको मेनली क्वेश्चंस बता रही हूँ। तो इन हेडिंग्स के अंदर आप इसको जरूर पढ़ लीजिएगा कि जार का रूल का एंड क्यों हुआ। फिर आपको ये पढ़ना पड़ेगा कि जो है इसके बारे में ये एक था ना, रेन ऑफ टेरर, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रेन ऑफ टेरर क्या था कि मतलब जब ये रॉबिस्पियर, मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर जो था, उसका रूल था गुलेटाइन वाला, है ना। उसने 1973 से लेके 74 या 75 के बीच जो था वो रेन ऑफ टेरर कहते थे उसको। इस समय रॉबिस्पियर मैक्सिमिलियन ने काफी ज्यादा मतलब वो कर रखा था ना, बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल कर रखा था फ्रांस में, और जो भी उसके खिलाफ काम कर रहा था उसको उठा के वो गुलेटाइन कर देता, मतलब उसको गला कटवा देता था। गुलेटाइन मतलब एक मशीन होती है जो 2 खंभे होते हैं, उसके बीच में ब्लेड लगा होता है, तो उसमें गला लगा के और काट दिया जाता है। तो ये वाला उसने मतलब टेक्निक यूज करके, लेकिन लास्ट में उसी को गुलेटाइन कर दिया गया, उसी को मार दिया गया। तो ये इसके ऊपर आ सकता है। देन फ्रेंच रेवोल्यूशन में फ्रेंच रेवोल्यूशन मतलब उसके बाद क्या जो है चीजें क्रिएट हुई, मतलब आफ्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या सक्सेसफुल हुआ, कौन सी सरकार बनाई गई, कैसे बनी गई, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आ सकता है। इतना ही है फ्रेंच रेवोल्यूशन में। एंड देन एक और भी कुछ क्वेश्चंस थे, बस इतना ही पढ़ लेना फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में, ज्यादा इसमें मुझे इतना लगता नहीं कि 5 मार्क्स का आ भी सकता है वैसे। तो क्योंकि आपके वो है ना, आपको पता है ना कि इसमें आपके 4 वो आएंगे, पैराग्राफ क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। 4 पैराग्राफ क्वेश्चंस आएंगे, उस पे बेस 4 4 क्वेश्चन आएंगे। तो वो बहुत आसान है आपके लिए स्कोर करना, आप उसी पैराग्राफ को पढ़ना, और उसी में से देख के आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो सकते हैं, 1 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है जिसमें आपको लिखना पड़ेगा, तो वो आप कर लीजिएगा। तो 16 नंबर का एमसीक्यू आएगा। देन फिर से 16 नंबर का आपका एमसीक्यू और 1 वर्ड क्वेश्चन आ सकता है जिसमें पैराग्राफ दिया रहेगा, जो बहुत आसान है, वो आप कर सकते हो। 5 नंबर का मैप आएगा। देन 18 नंबर का आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन है। 25 नंबर का आपका 5 5 नंबर के 5 क्वेश्चन है। तो इस तरह से जो है आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, बहुत आसान पेपर होगा, बहुत टफ नहीं आएगा। एंड देन आपका जो है, अभी मेरे पास बुक नहीं है ना, नहीं तो मैं थोड़ा सा और देख के बता देती। 1 मिनट रुक जाइए आप।
अगर आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। जो आपका चैप्टर वो है पावर्टी लाइन, ठीक है ना, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। उसमें आप जो पावर्टी लाइन चैप्टर है, पावर्टी लाइन जो चैप्टर है आपका, उसमें आप वो जरूर देख लीजिएगा। कॉजेज ऑफ पावर्टी एंड पावर्टी को भारत सरकार ने हटाने के लिए क्या किया है, स्टेप्स टू इरेडिकेट पावर्टी फ्रॉम इंडिया। ये आप जो है अच्छे से पढ़ लीजिएगा। देन जो है ये इंटर स्टेट डिस्पैरिटी इन पावर्टी, मतलब कुछ राज्य भारत में अमीर हैं, कुछ राज्य भारत में गरीब क्यों हैं, इसके ऊपर जो है कुछ फैक्टर्स आप पढ़ लीजिएगा। एंड देन आपका कौन सा है, पावर्टी एज ए रिसोर्स था कि पीपल एज रिसोर्स, ये भी चैप्टर था ना आप लोगों का इकोनॉमिक्स में। तो पीपल जो है उनको सबसे बड़ा रिसोर्स क्यों कहा जाता है, ठीक है, इसके ऊपर आ सकता है आपका। पीपल एज रिसोर्स हो गया। एंड देन जैसे मुझे याद आता देखती हूँ। अब देखो ये है आपका रशियन रेवोल्यूशन। रशियन रेवोल्यूशन में आप क्या पढ़ेंगे, जो ये है ना रेडिकलिज्म वाला, रेडिकल जो ग्रुप्स थे आपके, लिबरल ग्रुप्स थे एंड कंजर्वेटिव, ये तीनों जो ग्रुप्स थे उनके बारे में आप लोग पढ़ लेंगे। लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव, इनके बारे में बस दो दो लाइनें पढ़नी है, ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है। और सुनो, जितने भी चैप्टर्स आपके बुक में है, पहली बात तो आप ये सोच लो, जितने भी आपकी हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे आपका सिविक्स हो या इकोनॉमिक्स हो, उनमें आपके जो पीछे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आपको अगर लगे कि वो सही लग रहे हैं तो उनमें से जरूर पढ़ लेना, क्योंकि उसमें से कई बार 5-5 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं। और पहली बात तो आपको पेपर से, एसएसटी से घबराना नहीं कि बहुत ज्यादा सिलेबस है। सिलेबस आपका वही है जो मैंने आपको बताया ना, रिवाइज्ड सिलेबस है, मतलब सारे चैप्टर्स नहीं आ रहे हैं, पूरा बुक नहीं आपको पढ़ दी है। हिस्ट्री में सिर्फ यही 3 चैप्टर आ रहे हैं, रशियन रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड नाजिज्म, हिटलर का जो चैप्टर है, तो यही 3 चैप्टर आ रहे हैं, तो इन्हीं को आपको पढ़ना है। और जो भी अदर जो है ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, वो सिविक्स है या इकोनॉमिक्स है, उनमें भी आपको पता है कि उसमें पालमपुर आ रहा है इकोनॉमिक्स में। एंड देन पीपल एज रिसोर्स एंड पावर्टी, ये 3 चैप्टर आ रहे हैं आपके इकोनॉमिक्स में, ठीक है। उसी तरह से आपके जो सिविक्स है उसमें से वो है, जो मैंने रिवाइज सिलेबस आपको भेजा है उसी के अकॉर्डिंग पढ़ना है आपको, ये नहीं कि आपने पूरी सारी बुकें उठा के पढ़ ली। जो रिवाइज्ड है, जो चैप्टर डिलीट हो चुके हैं, उनको आपको नहीं पढ़ना है। देन तो इसका मैं आपको जो बता रही थी कि लिबरल्स, और हाँ, आप पेपर देके बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, डरना मत। जो आपको एक तो सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना, और उसके बाद मैप वर्क जरूर करना। एंड जो भी आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे, उसके आंसर आपको ए बी सी डी करके लिखने हैं। ऐसे नहीं कि आपने सिर्फ ए बी सी डी उतार दिया, ए करके उसका आंसर जो है वो पूरा का पूरा आप लिखेंगे और सही से नंबरिंग करेंगे। मुझे चेक करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि आपने बस उठा के ए बी सी डी लिख दिया है, उसके सामने कुछ नहीं लिख रहा, तो फिर इससे आपको दिक्कत हो जाएगी, नंबर आपको सही से नहीं मिल पाएंगे। तो सिर्फ आपका जैसे 1 का आंसर ए है, तो ए के बाद आप उसका पूरा जो आंसर होगा वो भी आप लिखेंगे, ऐसे लिख के छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो ये इतना जो है काम आपको करना है, और बिल्कुल घबराना नहीं है, पेपर बहुत जनरल होगा। और जितना आपको समझ में आए उतना आप उसको लिखना है, परेशान नहीं होना है। और जो है अभी से आप तैयारी करिए। मैंने आपको अभी देखो गूगल क्लासरूम पे कुछ चीजें भेजी है, मटेरियल्स, उनको आप पक्का जो है नोट्स टाइप में पढ़ लेना, मैं और भी भेज दूंगी आपको, तो उनको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स जो है उनको आप पढ़ लीजिएगा। सफ्रागेट मूवमेंट पढ़ लेना। सफ्रागेट मूवमेंट वो था जिसमें फ्रांस में ये सॉरी रशिया में महिलाओं को वोटिंग का अधिकार दिलाने के लिए ये किया गया था। इसमें है तो बहुत कुछ, लेकिन इतना आपको पढ़ना नहीं है। 1917 अक्टूबर रेवोल्यूशन पढ़ लेना। 1917 का जो अक्टूबर रेवोल्यूशन है उसको आप पढ़ लीजिएगा। देन कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ लेना। एंड कम्युनिज्म में डिफरेंस क्या है? किसमें किसमें? सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म। ये देखो है तो एक ही जैसे, ठीक है। दोनों का मतलब बेस यही है कि बोथ ऑफ देम दे आर अगेंस्ट कैपिटलिज्म। बस क्योंकि जो कम्युनिज्म है उसको जो है बेसिकली रशिया में स्टार्ट किया गया, उसको हम जो है कम्युनिस्ट कहते हैं। और सोशलिज्म जो है वो यूरोप के अदर पार्ट में स्टार्ट हुआ है। सोशलिज्म में बेसिकली ये है कि आपका जो भी जो चीजें हैं, है ना, जो भी मतलब एक देश है, जो भी उसमें चीजें हैं, वो सभी के लिए हैं, सोसाइटी के लिए बेनिफिट के लिए हैं। और मतलब उसको सब जो है मिल बांट कर उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन सोशलिज्म में क्या है कि आपकी जो प्राइवेट प्रॉपर्टी रखने का अधिकार होता है, ठीक है। मतलब जो भी ऐसी देश हैं जो कि सोशलिज्म को फॉलो करती हैं, उसमें वो मतलब क्या करती है कि जो मैक्सिमम रिसोर्सेज हैं वो गवर्नमेंट के पास रहते हैं, और वो प्राइवेट प्रॉपर्टी भी रखने का उनको अधिकार देते हैं,
लेकिन जो आपके कम्युनिस्ट हैं वो जो है बिल्कुल ही प्राइवेट प्रॉपर्टी के ज्यादा खिलाफ होते हैं, और उनका कहना है कि जो भी चीजें हैं वो सब के सब जो है सरकार के पास होनी चाहिए, और क्योंकि इस पे समाज का अधिकार है, किसी एक इंडिविजुअल का अधिकार नहीं है। लेकिन दोनों में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, नाम अंतर है बस, लेकिन है दोनों का बेस यही कि प्राइवेट प्रॉपर्टी के दोनों खिलाफ होते हैं और कैपिटलिज्म के खिलाफ है। इनका कहना है कि जो भी चीजें हैं वो सबके बराबरी के लिए होनी चाहिए, किसी एक के लिए नहीं होनी चाहिए। तो ये आपका है कम्युनिज्म एंड सोशलिज्म, दोनों का बेस एक ही है। And ma'am, another term is also the capitalism. Ma'am, what is that? कैपिटलिज्म पूंजीवाद। कैपिटलिज्म मींस जो हमारा जो यूरोपियन कंट्रीज थे लाइक अमेरिका, फ्रांस, जो आपके ब्रिटेन है, ये सब कैपिटलिस्ट कंट्रीज माना जाता था इनको। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है मतलब देखो वहाँ वो इंडस्ट्रियलाइजेशन का टाइम था, तो इंडस्ट्रीज जिनके पास थी, जिन लोगों ने भी इंडस्ट्रीज ओपन की वो बहुत रिच हो गए, और समाज का सारा जो पैसा था वो उनके पास आ गया। तो उस समय क्या हुआ कि अमेरिका में कुछ लोग ऐसे थे जो बहुत ज्यादा अमीर थे, अमेरिका में, ब्रिटेन में बहुत ज्यादा रिच थे, ठीक है, और सारा का सारा पैसा उन बिग इंडस्ट्रियलिस्ट के पास में था। तो ऐसी इकोनॉमी को हम कहते हैं पूंजीवाद या फिर कैपिटलिज्म, कि मतलब कुछ लोगों के पास बहुत पैसा, जो जिनके पास भी बिग कंपनीज हैं, फैक्ट्रीज हैं, वो, जो हायर पोस्ट पर हैं, उनके पास सबसे अधिक पैसा है, और जो बाकी जो पब्लिक है वो गरीब है, उनके पास नहीं है। हैव एंड हैव नॉट्स। तो इसी चीज के खिलाफ आपके कार्ल मार्क्स और जो आपके सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट थे, उन्होंने कहा कि ये जो चीजें समाज में नहीं होनी चाहिए, ये शुड बी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। जो भी एक देश में रिसोर्सेज हैं वो सभी को इक्वली मिलना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक को मिल रहा है एक को नहीं मिल रहा है। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ पे इन्होंने स्ट्रेस किया था कार्ल मार्क्स ने, एंड सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट कम्युनिस्ट थिंकर्स ने, ताकि कोई गरीब ना रहे। जबकि कैपिटलिज्म में कुछ ही लोग थे जिनके पास बहुत सारे रिसोर्सेज थे, जो रिच हो गए थे, जो आपके इंडस्ट्रियलिस्ट थे, बिग बिजनेसमैन थे, सारे रिसोर्सेज उन्हीं के पास थे। बाकी जो लोग थे उनके पास रिसोर्सेज नहीं थे, वो गरीब थे। तो ये बेसिकली जो है आपका, इनफैक्ट सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म का जो ओरिजिन है वो इन्हीं की वजह से हुआ है, कैपिटलिज्म के खिलाफत की वजह से हुआ है। इसके बाद आप ये इसमें ब्लडी संडे मैंने आपको बताया था, वो आप पढ़ लीजिएगा, ब्लडी संडे क्या होता है। ब्लडी संडे इवेंट क्या था, जिसमें बहुत सारे जो मजदूर थे वो मारे गए थे। उन्होंने जार के पैलेस के सामने आके धरना प्रदर्शन किया था, और उनको उन पे गोली चला दी गई थी। तो इसमें जो जो इस समय मैंने आपको पढ़ाया होगा, देन 1905 का जो रेवोल्यूशन है, 1917 का अक्टूबर रेवोल्यूशन है, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा सा आप पढ़ लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि बहुत थोड़ा सा लेंदी है, तो इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। 1917 का रेवोल्यूशन, 1905 का रेवोल्यूशन, ये सब आप पढ़ लेना बस इसमें। और सबसे पहले मैं आपको कहूंगी आप ज्योग्राफी करो, इकोनॉमिक्स करो, देन सिविक्स करो, एंड लास्ट में आप हिस्ट्री पर आओ। और हिस्ट्री के जो पीछे वाले क्वेश्चन है मेनली उनको अच्छे से पढ़ लो आप, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपको मैम हम्म मैम ज्योग्राफी में मैम क्लाइमेट चैप्टर थोड़ा कंफ्यूजिंग है मैम, आप उसका रिवीजन करवा दोगे? ठीक है। अगर देखो कल तो शायद ना करवा पाऊँ क्योंकि कल वो है ना हम लोग का प्रैक्टिकल है, लेकिन मैं अभी आपको बताती हूँ उसमें देखो पढ़ना क्या है। पहले ये पढ़ लो, फिर मैं आपको रिवीजन भी उसका करा दूंगी। क्लाइमेट जो है इसका आपको डेफिनेशन आनी चाहिए, वेदर और क्लाइमेट में डिफरेंस क्या होता है, मॉनसून क्या है, उसके बाद आप इसमें ये कर सकते हो कि जो आपके कोल्ड वेदर सीजन है, हॉट वेदर सीजन है, उससे कुछ 5 आप फीचर्स पढ़ लीजिएगा। बाकी मैं आपको रिवीजन इसका करा दूंगी, ठीक है। अच्छा, क्लाइमेट आपको थोड़ा सा टफ पड़ रहा है लेकिन कुछ नहीं है, इसमें हो जाएगा, ठीक है क्लास। तो फिर आपका मैं रिवीजन करा दूंगी, आज की क्लास ओवर होती है। और अगर कल मुझे टाइम मिलता है तो मैं कल, लेकिन आपकी आज थर्सडे ना, कल फ्राइडे, कल आपकी क्लास तो होगी नहीं, तो अगर देखूंगी अगर क्लास फिर मंडे को ले लूंगी, या तो या फिर पेपर कब से आप लोगों का? मैम मंडे से। मैम मंडे से है। ठीक है, तो हो सका तो मैं आपको वीडियो रिकॉर्ड करके भेज दूंगी, नहीं तो मैं क्लास अगर वो लेना होगा तो मैं क्लास ले लूंगी आपकी, ठीक है। थ्रेड थ्रेड वहां पे है। क्या आप लोग 9:30 बजे क्लास, 9:30 लेकिन मेरा प्रैक्टिस 9:10, 12 बजे कौन सी क्लास होती है आपकी? या तो मैं आपको वीडियो बना के रिवीजन भेज दूंगी उसका, ठीक है।
आपको आवाज आ रही है बच्चों मेरी? यस मैम। यस मैम। यस मैम। जो आपने अगर पहले मैसेज किया तो मैं आज ही करा दी थी क्लाइमेट का रिवीजन। मैं अभी थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। क्लाइमेट आपको पता होना चाहिए। क्लाइमेट इज द सम टोटल ऑफ ऑल द एटमॉस्फेरिक कंडीशंस इन अ एरिया एंड इट इज रिकॉर्डेड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, मतलब एक एरिया का जो आपका क्लाइमेटिक एटमॉस्फेरिक कंडीशंस होते हैं, लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, प्रेसिपिटेशन, देन प्रेशर, ये 5 जो एलिमेंट्स होते हैं ये दोनों कॉमन है क्लाइमेट में और वेदर में। लेकिन क्लाइमेट बस एक क्लाइमेट और वेदर में अंतर क्या है? क्लाइमेट एक बहुत ही बड़े एरिया का होता है और बहुत ही लंबे ड्यूरेशन के लिए होता है, मिनिमम 30 ईयर्स के लिए रिकॉर्ड किया जाता है। जबकि वेदर जो होता है वो डे टू डे चेंज इन द एटमॉस्फेरिक कंडीशन है। जैसे मैंने आपको पढ़ाते वक्त बताया था कि मॉर्निंग में जो है आपका वेदर अलग है और इवनिंग में आपका वेदर अलग हो सकता है, चेंज हो सकता है, लेकिन क्लाइमेट में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आते हैं। ठीक है, देन उसके बाद आपका जो है ये सेकेंड है आपका मॉनसून। मॉनसून मीन्स सीजनल चेंज इन द ये सीजनल क्या था ये? मॉनसून का मतलब होता है कि सीजनल रिवर्सल इन द डायरेक्शन ऑफ द विंड। भारत में क्या होता है कि गर्मियों के टाइम जो हवा होती है, विंड होती है, वो अरब सागर से लैंड की तरफ आती है। लेकिन सर्दियों के मौसम में क्या होता है, जो हवा होती है वो लैंड से ओशन की तरफ मूव करती है। तो इस सीजनल माइग्रेशन ऑफ विंड को हम कहते हैं मॉनसून। बिकॉज इंडिया में जो पवनें होती हैं वो मौसम के हिसाब से अपनी दिशा को बदल लेती हैं। गर्मी में अलग डायरेक्शन में हवा चलती है और सर्दियों में अलग डायरेक्शन में, तो इसी को हम मॉनसून कहते हैं। उसके बाद आपका इसमें आएगा क्वेश्चन कि जो आपके ये भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उसमें पहला क्या है आपका लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, देन आपका जो है रिलीफ फीचर्स, देन डिस्टेंस फ्रॉम द सी। तो लैटिट्यूड क्या होता है कि जितना आप जो है इक्वेटर के पास रहोगे या तो उतना ही मौसम आपका जो है आपका गर्म होगा, और जितना ही आप इक्वेटर से दूर रहोगे मौसम उतना ही ठंडा होगा, क्योंकि आपका जो इक्वेटोरियल एरिया, ट्रॉपिकल एरिया है, वहां पे सन की रेज डायरेक्ट पड़ती है। इंडिया में जो है आपका मौसम गर्म होता है, क्यों? क्योंकि हम इक्वेटोरियल एरिया के आसपास है, इसलिए यहाँ पे सन की रेज ज्यादा समय तक पहुंचती है और यहाँ पे गर्मी ज्यादा होती है और रेनफॉल भी ज्यादा होती है। देन हाइट की हम बात करेंगे, एल्टीट्यूड। तो आपको इसमें लिखना होगा कि जितने भी हमारे इंडिया में हाइट वाले एरियाज होते हैं, जैसे माउंटेनियस एरियाज हैं, हिली एरियाज हैं, वहां पे टेम्परेचर कम होता है, इसलिए वहां पे मौसम ठंडा होता है। देन हम इसमें रोल ऑफ हिमालयाज भी पढ़ेंगे। जो हिमालयाज हैं वो हमारे देश में जो है ठंडी हवाओं को अंदर आने से रोकते हैं। ठीक है, तो इनकी वजह से जो है ठंडी हवाएं जो है हमारे देश में नहीं आ पाती हैं। अच्छा, आप लोगों ने बोला चैप्टर जो है वो प्रिपेयर किया है, वो सेकंड जो है आपका फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। हाँ बच्चों बताइए। एक बार जरा मुझे ज्योग्राफी का सिलेबस बताना। बच्चों को मेरी आवाज आ रही है? मैम इंडिया साइज एंड लोकेशन, हम्म, फिजिकल फीचर्स इन इंडिया, हाँ हाँ, ट्रेन से मैम मैप वर्क आएगा, हम्म, क्लाइमेट फुल चैप्टर एंड मैप वर्क आल्सो, एंड नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। ओके, हाँ। नेचुरल वेजिटेशन वाइल्ड लाइफ जो है इसको भी पढ़ लेना, ये भी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्लाइमेट मैम ड्रेनेज से मैप वर्क आएगा? आ सकता है, तो उसमें नदियां आएंगी ना। सिर्फ मान लो कोई नदी आपको दी जा सकती है, कोई भी रिवर आपको दी जा सकती है, किसको आप मार्क करिए। ठीक है, इसमें ज्यादा नहीं आएगा, बस रिवर्स को मार्क करने के लिए आएगा, अगर आना होगा तो। ठीक है, तो बस यही है आप। लेकिन जो आपका ये चैप्टर है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, ये तो हमने लास्ट में पढ़ा ना। हाँ, तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना कि वाइल्ड लाइफ क्या है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन क्या है, वाइल्ड लाइफ डिप्लीशन के क्या कारण है, उसको प्रिजर्व करने के लिए हमारी सरकार ने क्या कदम उठाए। देन हमारे ये जो फॉरेस्ट है उसमें आपको मैंने 5 फीचर्स बोले थे ना, उनके बारे में आप पढ़ लेना कि हमारे जैसे कि ये
डेसिडुअस फॉरेस्ट एंड एवरग्रीन फॉरेस्ट में क्या डिफरेंस है? तो ये सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, ऐसा कोई बहुत टफ नहीं आएगा, आप लोग कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन आप रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। और कोई फिर प्रॉब्लम होती तो मुझे पहले बताना, ऐसे नहीं कि जब क्लास हो रही तब बता रहे हो। तो मैं आपको फिर कल जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं फिर भेजूंगी, तो उनको आप चेक कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू क्लास। कोई बहुत टफ नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। पहले तो ज्योग्राफी पढ़ो, और ज्योग्राफी में सबसे पहले आप स्टार्ट करिए जो नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, उसमें से 5 नंबर का क्वेश्चन पक्का आएगा। तो पहले आप उस वहां से स्टार्ट करो, ठीक है। फिर उसके बाद वो करना, फिर उसके बाद जो उससे बाद वाला चैप्टर हो फिर उसको पढ़ना। और क्लाइमेट के लिए ज्यादा परेशान मत, क्लाइमेट में मैंने आपको बता दिया मॉनसून, क्लाइमेट वेदर का वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडियन क्लाइमेट पढ़ लेना। उसके बाद बस कोल्ड वेदर सीजन एंड हॉट वेदर सीजन के कुछ जो है आप वो पढ़ लेना, 5 फीचर्स पढ़ लेना। बस इतना आप क्लाइमेट से पढ़ लें, ज्यादा इसको डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैम मैम कर्ण के रथ का हाँ। पहिया मैम इकोनॉमिक्स में जो फर्स्ट चैप्टर है मैम, उसमें से क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं? उसको ज्यादा इतना देखने की जरूरत है, उसमें बस आपका ये है कि प्राइमरी एक्टिविटी सेकेंडरी एक्टिविटी इतना पढ़ लेना बस। उसमें सच बहुत ज्यादा कुछ क्वेश्चंस है नहीं। प्राइमरी एक्टिविटी, क्योंकि मेनली वो प्राइमरी एक्टिविटी पर डिपेंड करता है ना, कि कृषि के लिए क्या इनपुट होता है, क्या आउटपुट होता है, यूज होता है, बस इतना ही पढ़ लेना आप। ओके मैम। ओके, थैंक यू क्लास। फिर अब मैं आपको क्वेश्चंस भेजूंगी रिवीजन वाले, ठीक है। थैंक यू। जय हिंद मैम। थैंक यू मैम। जय हिंद मैम। जय मैम।